नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहां पर कुछ समय पहले से ही हम जो ऑनलाइन एग्जाम हुई आपके सीटेट की, जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जिसमें हमने पर्यावरण अध्ययन के पूरे प्रश्न आपको दे दिए, यानी कि 650 प्रश्न जो पूछे गए थे वो आपको दे चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है, देख लीजिएगा। हिंदी के अभी तक हम आपको 250 प्रश्न दे चुके हैं। 250 प्रश्न अभी तक हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। छठा पार्ट है, यानी कि 300 प्रश्न आपको अब मिल जाएंगे। इसमें हमने जो प्रश्न रखे गए हैं वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही प्रश्न रखे गए हैं। अभी पेपर फर्स्ट चल रहा है। आज और कल में 2 दिन में पेपर फर्स्ट के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पेपर सेकंड चलने वाला है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये बिना काम करे नहीं जाना है। तो शुरुआत करते, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। ये हिंदी पेडागोजी के प्रश्न है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है ना। यहाँ व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, या फिर यह अनेक विचारों का विचार है। भाषा के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। सही कथन क्या होगा, देखिए भाषा के बारे में पूछा गया तो सही विकल्प क्या होगा आपका कि यहाँ व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है भाषा, है ना। ये आपका सही कथन होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। संदर्भों में सीख सकते हैं, पृथकता में सीख सकते हैं, वर्णमाला के क्रम में सीख सकते हैं, या फिर जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत की जाए तब सीख सकते हैं। भाषा को सर्वोत्तम तरीका यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस प्रकार सीख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, आप संदर्भों में सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे, संदर्भों में। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है क्या है। माता पिता को प्रतिपुष्टि देना है, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना है, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना है, या फिर शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़े रह गए हैं यह जानना है। यहाँ पर भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहां पिछड़ रहे हैं यहां जानना है ना। ये किसका काम होगा या फिर किसका उद्देश्य होगा, निदानात्मक परीक्षण का, भाषा अधिगम में। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए बाल केंद्रित कक्षा में पूछा गया है। विद्यार्थी की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए, उस प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो सके। ऐसी प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहले करने के लिए प्रोत्साहित हो, या फिर शिक्षक विद्यार्थी से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा में पूछा गया है शिक्षक को क्या करना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा, आपको ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। पहले सही, यानी कि पहल खुद विद्यार्थी करे, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। यहां पर देखिए रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम के बारे में पूछा गया है कि किस पर आधारित होना चाहिए। व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पाकर होनी चाहिए। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए, या फिर विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। यहाँ पर पूछा गया रचनावादी कक्षा में, है ना, भाषा अधिगम किस पर आधारित होनी चाहिए। राइट आंसर आपका होगा ये होनी चाहिए आपकी विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज करना चाहिए। ये इस पर आधारित होना चाहिए रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती। देखिए कहाँ की रहने वाली, झारखंड की। क्या जानती है, अपनी मातृभाषा जानती है और हिंदी जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है ना। वहाँ विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। क्या सीखती है, वो अंग्रेजी सीखती है। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषाएं अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, कौन सी अर्जन के अंतर्गत आती है और कौन सी अधिगम के अंतर्गत आती है। इसके बारे में आपको 4 विकल्प दिए गए और पूर्व में आंसर पूछा गया। भाषा और हिंदी
भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, भाषा और हिंदी के बारे में पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, या फिर तीनों भाषाएं जो है भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। सही विकल्प का चयन करना है कूट में, चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा जो भाषा और हिंदी होती है वो क्या होती है, अर्जन होती है, स्वयं से सीखा जाता है ना उसको, तो ये क्या होती है, अर्जन होती है। और जो अंग्रेजी भाषा होती है वो क्या होती है, तो वो अधिगम होती है। भाषा क्या होती है, वो अधिगम के अंतर्गत आती है अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प में दे रखा कि भाषा और हिंदी क्या है, ये अर्जन से अंतर्गत आती है, और जो अंग्रेजी है वो भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है वो अधिगम के अंतर्गत आती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्री क्रम है। लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्री क्रम आपको बताना है। सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, या फिर विद्यार्थियों से जैसे स्वर में अक्षर बुलवाना, अनेक बार लिखवाना। तो यहाँ पर देखिए कूट में आपसे आंसर पूछा गया है ना, तो सही आंसर क्या होगा, आपका लिखना सिखाना है, विशिष्ट शिक्षण शास्त्री का क्रम आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, क्रम पूछा गया है ना, तो पहले नंबर पर आएगा आपका विद्यार्थी से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, पहले नंबर पर आपका यह आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा उसके बाद में सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखवाना, लिखना सिखाना, और चौथे नंबर पर आएगा आपका विद्यार्थियों से जैसे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो ये जो क्रम है 1 2 ये 3 है ना, 4 लिख दिया मैंने, 1 2 3 ये क्रम सही रहेगा आपका। तो पहले नंबर पर आपका दूसरा नंबर आएगा, दूसरा, और दूसरे पे पहला आएगा और तीसरे पे तीसरा आएगा। तो दूसरा, पहला और तीसरा यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं। आपने देखा होगा दीवार पे वर्णमाला लिखी होती है, ABCD लिखी होती है, और लिखित या फिर मुद्रित शब्द लिखे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। आपको बताना है कि इस शब्द दीवारों के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणा या फिर कौशल नहीं सिखाए जा सकते। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, कठिन शब्दों का उच्चारण, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, या फिर मूल शब्दों की समझ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कठिन शब्दों का उच्चारण। ये जो अवधारणा है इसके माध्यम से जो साक्षरता की जो अवधारणा है, कठिन शब्दों का उच्चारण, ये कौशल नहीं सिखाए जा सकते। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। दीवारों के माध्यम से इसको आप नहीं सिखा सकते, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती। जो काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, उसके बारे में बात की जा रही है कक्षा 5 को, है ना। तो विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनती है। किसमें सुनती है, भूतकाल में। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि बी का वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है। किसके सबसे अधिक करीब है, क्रेसन की निवेश परिकल्पना के सबसे अधिक करीब है, स्वेन की उत्पादक परिकल्पना, वर्णन का विकास सिद्धांत, या फिर क्रेसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो ये जो गतिविधि है ये सबसे अधिक करीब होगी, यह स्वेन की उत्पाद परिकल्पना से सबसे अधिक करीब होगी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है, और प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती। सबसे कम योगदान के बारे में पूछा गया है। अभिव्यक्ति में स्पष्टता है, सक्रिय श्रवण है, वाक्य रचना है, या फिर शब्द संपदा है। सही विकल्प का चयन आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, यहाँ पर एक अध्यापिका कक्षा 4 में 2 जोड़े को कार्य करवाती, इसमें एक वेटर बनता है तो दूसरा ग्राहक बनती है। तो इसमें क्या होता है, शब्द संपदा। जो शब्द संपदा गतिविधि है ये सबसे कम यहाँ पर योगदान देती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यहाँ कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। दृश्यात्मकता के बारे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। लेखन ने
लेखक लिखा हो, सॉरी, लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया, या फिर कल्पना करे और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखे। तो यहाँ पर दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, यहाँ कहानी किस दशा में घटित हुई होगी, इससे आप सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका होगा ये आपका सही आंसर होगा, पहला वाला, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। कहानी में से किसी भी कल्पना को और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें, या फिर पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर जो गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है उसके बारे में पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने के कौशल विकसित करने की। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं। यहाँ पर देखिए, सहायता देने का कौन सा उदाहरण नहीं है अध्यापक द्वारा, ये पूछा गया है। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें, सॉरी, और उससे सीखे कि नहीं दो नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिनमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। विद्यार्थी से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें, या फिर विद्यार्थियों को विषय की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है। कौन सी बिंदु बोले जाए उसके लिए संकेत देना। यहाँ पर आपको बताना, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि है जिसमें अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा, विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे कि नहीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि। यहाँ पर देखिए, निगमन विधि के बारे में आपको बताना है। पूर्व सर्ग सिखाने के लिए विद्यार्थी को, तो पूर्व सर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग नियम बताना और उदाहरण देना। पूर्व सर्गों में बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थी को नियम बताने के लिए कहना। एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, या फिर वाक्य देना। विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है। यहां पर आपको बताना है कि विद्यार्थी को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सी निगमन विधि है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पूर्व सर्ग के प्रयोग नियम बताना और उदाहरण देना। कौन कौन से, ने, पर और ऊपर, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या फिर जिसे घर की भाषा भी कहते हैं उसमें शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालय शिक्षा नीति, या फिर शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। कौन सी यहाँ पर शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, देखिए पहले क्या था, मातृभाषा या घर की भाषा से शुरुआत की थी, उसके बाद 2 या 2 से अधिक भाषा से वो जोड़ता चला जाता है। तो क्या होगा आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा रिक्त स्थान को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। पत्र को, पाठ्य पुस्तक को, साहित्य को, या फिर श्रुत लेख को। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, देखिए बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण है। यहाँ पर देखिए सबसे प्रभावी उपकरण पूछा गया है भाषा सीखने के आकलन का। लिखित परीक्षा है, श्रुत लेख है, दत्त कार्य, या फिर अवलोकन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अवलोकन, है ना। जो अवलोकन है ये भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, या फिर अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। पूछा गया है कि कौन सा प्रमाणिक पठन पूछा गया है, प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। ये प्रमाणिक पठन के बारे में पूछा गया था, तो ये प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानक मानचित्रण जिसको हम माइंड मैपिंग भी कहते हैं, इसका कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, या फिर ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। यहाँ पर देखिए किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए पूछा गया है कि कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा एक ऐसा मानक मानचित्र जिसे माइंड मैपिंग भी कहते हैं, इस कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। नववर्ष के दिन मेरे परिवार और अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक लिखा हुआ यहाँ पर है ना, हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए और मध्य रात्रि तक रुके। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक राय से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। विचारों को समेटना, संरचना, प्रारूपकरण या फिर संपादन। राइट आंसर आपका क्या होगा 270 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संपादन, है ना। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक राय जो देनी चाहिए, जो अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए, वो संपादन पे देना चाहिए या फिर कहना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र कहते हैं कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देती है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। शिक्षार्थी बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित या फिर विस्तारवादी। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बाल केंद्रित, है ना। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। यहाँ पर देखिए समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछा गया है कि ये दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखता है वह अप्रासंगिक होता है। विद्यार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए या फिर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से, ये जो सही आंसर होगा आपका सेकंड वाला होगा। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, इस बात में ये विश्वास करता है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, अनुभव तथा दृष्टिकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है शिक्षक का? शिक्षार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्य भार को कम करना या फिर विद्यार्थी में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। 4 विकल्प आपके सामने है, सरल सा है। 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर आपके सामने होगा कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? चोम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। यहां पर बताया गया है कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखता है जिस तरह से वो अन्य कौशल को सीखता है। तो ये किसके विचार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ये स्किनर के विचार है। किसके हैं? स्किनर के। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह में अंतः क्रिया करते तथा कक्षा में आवाजें करते हैं, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं,
केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं या फिर किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा ये समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, इस प्रकार से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? चयन तथा श्रेणियों में बांटना, शिक्षण रूप में पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके में शिक्षण, एकीकृत तरीके से शिक्षण या फिर अधिक से अधिक अवसर देना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, तो ये आपका सही आंसर होगा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। सेकंड वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा या फिर चयनित शिक्षार्थियों वाले विशिष्ट कक्षा। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? तो विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, इस तरह का यहाँ पर कक्षाई परिवेश उपयुक्त है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखी है, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना या फिर उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। क्या सही आंसर होगा? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका होगा शिक्षार्थियों की अच्छी तरह रटाना, है ना। जहां पर रटाना शब्द आ जाए बिल्कुल वो गलत होगा, कहीं पर भी आ जाए, है ना, क्योंकि रटाना की जो प्रवृत्ति है वो अब नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाना लिखा हुआ है, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रतिभागिता को यहाँ पर पढ़ाने लिखा हुआ है ना, पढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? फिर से पढ़ लेते प्रश्न को। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? यहाँ पर बढ़ाना लिखा हुआ है ना। संरचनात्मक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर निमज्जन विधि है? यहाँ पर सबसे उपयुक्त उपागम आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा संप्रेषणात्मक उपागम। याद रखिएगा, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थी की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए जो संप्रेषणात्मक उपागम है ये होना चाहिए, ये उपयुक्त होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। वह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना, या फिर शिक्षार्थियों की रुचि के विषय में चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। यहाँ पर कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर शिक्षार्थियों की रुचि के विषय में चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बस शर्त कितनी है? वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वह कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, या फिर ये इस बात को महसूस करते हो कि एक तरफ के कार्य में वे अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर
महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, वो कौन सी शर्तें हैं? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं, वह कौन सी पंक्ति है जो विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके सिखाना, जी हाँ जिह्वा लिखा हुआ है ना, जिह्वा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान कर सके। राइट आंसर आपका क्या हुआ? 283। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा कौशलों के उपकौशल है, यहाँ पर देखिए उपकौशल पूछे गए हैं। भाषा कौशलों के 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 3 होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौशल कितने प्रकार के होते हैं। कौशल कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता होगा, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 प्रकार के सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें पूछा गया है उपकौशल, है ना, तो ये होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। पहला होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक उपकौशल, और दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, है ना, या फिर उपकौशल कह सकते हैं। इनमें 2-2 कौशल रखे गए हैं। ग्रहत्यात्मक कौशल में ग्रहणात्मक जो उपकौशल है इसमें कौन कौन से कौशल रखे गए हैं? श्रवण, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? सुनना। और दूसरा होता है पठन, जिसको क्या बोलते हैं? पढ़ना। ये 2 कौशल किसमें रखे गए हैं? ग्रहणात्मक उपकौशल में, है ना, ग्रहणात्मक उपकौशल में। दूसरे जो उपकौशल है इसमें भी 2 कौशल रखे गए हैं। पहला है आपका वाचन, वाचन जिसको क्या बोलते हैं? वाचन को बोलना। वो दूसरा रखा गया है इसमें लेखन, इसको क्या बोलते हैं? लिखना। तो याद रखिएगा 2 उपकौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। 4 कौशलों को 2 उपकौशल में रखा गया है। कौन कौन सा है उसके बारे में बता दिया। पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक उपकौशल में कौन कौन से कौशल आते हैं, तो सुनना और बोलना या फिर श्रवण और पठन आता है। और अभिव्यक्त्यात्मक उपकौशल में या फिर कौशल में वाचन और लेखन या फिर बोलना और लिखना आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन क्रेसन के, नोम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर या फिर लेरी सेलिकनर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? 285 का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। राइट आंसर आपका यहां पर होगा स्टीफन क्रेसन। बोधगम्य निवेशों का जो विचार सर्वप्रथम दिया गया था यह स्टीफन क्रेसन के द्वारा दिया गया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थियों लिखा हुआ है की प्रशंसा करते हैं और उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यहाँ भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से रिक्त स्थान निरूपित करती है। स्किनर के सीखने के सिद्धांत को, पियाजे के सीखने के सिद्धांत को, चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत को या फिर ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत को। एक बार फिर पढ़ लेते हैं प्रश्न को कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी लिखा हुआ है यहाँ पर शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यहाँ भाषा अर्जन युक्ति का सर्वाधिक रूप से रिक्त स्थान का निरूपण है। किसका है, के सिद्धांत का है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये स्किनर के सीखने के सिद्धांत का निरूपण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्री क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम में लगाना है। यहां पर देखिए क्रम में लगाना है कि आप किस प्रकार लिखना सिखाते हैं बच्चों को। तो यहां पर शिक्षार्थी से 1 से 4 तक, 1 से 4 लिखा हुआ है और ए से एल तक, है ना, ए से एल तक पहले वाले विकल्प में। दूसरे में लिखा हुआ है आपका शिक्षार्थी से 0 से 8, 0 से 8 या बी से क्यू। अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों के सस्वर पठन करने और कोई भी अंक या फिर अक्षर लिखने के लिए कहें। यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। लिखना सिखाने के लिए बच्चों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्री के क्रम में आपको प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आप जो बच्चों को सिखाते हैं तो सीधी या फिर तिरछी, जैसे इस प्रकार की लाइन होती है, सीधी होती तिरछी लाइन है, इस प्रकार से आप बच्चों को सिखाते हैं। तो 1 से 4 तक आप देखेंगे तो सीधी और तिरछी लाइन या फिर ए से एल तक आपको यही दिखेगी। या फिर कह सकते हैं कि लेखन की तैयारी हो जाने के बाद बालकों को सीधी व तिरछी लाइन सिखाई जाती है। अंग्रेजी गणित के केवल सीधी लाइन वाले अक्षर का जो अभ्यास कराया जाता है वो 1 से 4 तक कराया जाता है और ए से एल तक कराया जाता है। इसमें सीधी और तिरछी ही लाइनें होती हैं। तो पहले नंबर पर आप पहले वाला विकल्प रख सकते हैं। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों से 0 से 8 या फिर बी से क्यू अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। तो दूसरा वाला विकल्प भी आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, क्योंकि सीधी व तिरछी लाइनों का जब हम बच्चों को अभ्यास करा देते हैं तो उसके बाद जो बालक होते हैं वो वक्र रेखा, जो वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा आप जानते होंगे वक्र रेखा किसे कहते हैं, जिसमें मुड़ी हुई रेखाएं होती है, घुमावदार जो रेखा होती है उसको, जैसे कि यहाँ पर आप 8 को ले लीजिए, 8 ये घुमावदार है ना, 9 को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए, तो या फिर 0 से 8 तक दिया हुआ है ना। तो आप इसमें देखेंगे तो कुछ अक्षर ऐसे होंगे जो घुमावदार होंगे, मुड़े हुए होंगे। या फिर बी से क्यू तक ले लीजिए, बी से क्यू तक के जो अक्षर होंगे वो भी घुमावदार या फिर मुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार के जो लेखन होंगे वो आपकी दूसरे नंबर पर आएगी। शिक्षार्थी से 0 से 8 या फिर बी से क्यू अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहेंगे, है ना। और उसके बाद में जो होगा आपका तीसरा वाला विकल्प तीसरे नंबर पर ही रहेगा। यहाँ पर क्रम बताना था तो क्रम आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बालकों को अक्षर या अंकों को पहचान कर सस्वर पठन करना होता है तथा उच्चारित अक्षर या अंक को लिखना होता है। या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थी को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा इसी के अनुसार क्रम होगा, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करेंगे कि शब्द दीवार शब्दों का समूह है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान पठन का सार तत्व क्या है? अक्षर ज्ञान है, अर्थ है, वर्तन है या फिर प्रवाह है? राइट आंसर आपका 289 का होगा अर्थ। अर्थ पठन का सार तत्व है, यहां पर अर्थ जानना है ना, तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनके रिक्त स्थान के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। सबसे कम पूछा गया है। कल्पना शक्ति है, सक्रिय श्रवण है, समझ है या फिर संरचना है? राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कल्पना शक्ति, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संप्रेक्षण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर पूछा गया है संप्रेक्षण, है ना, संप्रेक्षण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया, या फिर दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। शायद ये प्रश्न भी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका आंसर। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक क्या है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने का सर्वाधिक रूप से शामिल करना वाला जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? कविता पढ़ने के उपरांत। क्या कवि द्वारा कविताओं को दिया गया शीर्षक संगत है? कविताओं में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है? यहाँ पर अनुमान लगाने का सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा 292 का होगा। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? देखिए अच्छा उदाहरण आपको बताना है। शिक्षार्थियों को उनके क्या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मापदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर
उन्हें लिखने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों के अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। यहाँ पर लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा पूछा गया है कि किस आधार शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण कौन सा होगा। राइट आंसर आपका होगा शिक्षार्थियों को उनके क्या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी को परसर्ग प्रकमण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उनके उदाहरण दीजिए। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपका सही होगा शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। बहुभाषिकता है ना, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को पढ़ाना, भाषाओं में पढ़ाना, या फिर केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं पूछा गया है, तो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है। काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन पूछा गया है। क्रिया क्या होती, कुछ उदाहरण दीजिए। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही आकलन भेद सही काल भेद लिखिए। पाठ्यपुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्यकाल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए, या फिर सामान्य वर्तमान काल में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सामान्य वर्तमान काल जो रिक्त स्थान होगा वहां कल सुबह तेज रिक्त स्थान, भागा या फिर भाग। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना रिक्त स्थान कहलाता है। रिकॉर्ड रखना, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सभी को पता होगा। सही आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो आकलन यहाँ पर सही आंसर होगा। तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। सबसे कम पूरा कौन करता है इसके बारे में बताना है। स्व नियमों की नियमावली है, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना है, या फिर प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखन को लिखा गया पत्र है। राइट आंसर आपका 298 का होगा स्वनियमों की नियमावली। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। ये प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक से एक ऑनलाइन उपकरण है जो एक नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, एक से एक ऑनलाइन उपकरण है ना। तो 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों से में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, कहानी में पटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। राइट आंसर आपका होगा दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि जब नव वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को निश्चित लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। ये जो प्रश्न है इसके बारे में भी पहले से आपको बता दिया है, इसका आंसर पहले ही भी बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए कल्पनाशीलता है, संरचना बनाम। जब नव वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। कल्पनाशीलता, संरचना बनाना, मनसौदा तैयार करना या फिर संपादन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, मनसौदा तैयार करना। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 7वां है, शायद छठा
हाँ 7वां पार्ट है ये। तो और भी जो पार्ट हमने बनाए उनको देख लीजिएगा, और भी वीडियोस आने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।